बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, 9/11 के हमलों के बाद अमरीका ने तालिबान पर जिम्मेदारी डालकर अफगानिस्तान पर लश्करकशी की और पाकिस्तान इसके सफ़े अव्वल के इत्तहादियों में शामिल रहा। अफगान जंग के तकरीबन 30 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान ने पनाह दी। इस अफगान जंग में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को मौली, मौशी और सिक्योरिटी के मामलात हमेशा से दो चार रहे और जो आज तक हम भुगत रहे हैं। दहशतगर्दी के नतीजे में हमने हज़ारों की तादाद में अपने फ़ौजी और शहरी शहीद कराए, लेकिन अफसोस के इसके बावजूद भी अफगानिस्तान के ज़ेर-ए-ताब हमेशा से रहा पाकिस्तान और अब फिर से नफरतों का शिकार भी है। अगर इसी ज़िमन में बात करें तो आपको याद होगा कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए $500 मिलियन ऑफ़र की थी, लेकिन जिसे हमारे हमसाये ने अपने गरीबान में झांके बगैर ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि पाकिस्तान सबसे पहले अपने अंदर की दहशतगर्दी का खात्मा करे। और ये भी हकीकत है कि अफ़गानिस्तान के जो गैर मुस्तहकम हालात हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हुकूमती रिट देखने को नहीं मिलती है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान को ही हमेशा से हुआ है और उसी के नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी होती रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा कठपुतली हुकूमत है वो सिर्फ और सिर्फ काबुल तक महदूद होकर रह गई है। आपको बताते चलें कि एक अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता 3 सालों से अफ़गानिस्तान के 1/3 हिस्से पर अफ़गान तालिबान जो हैं वो काबिज़ हैं या उन्होंने इसका कंट्रोल संभाल रखा है। और अफ़गानिस्तान में जो गुज़श्ता हफ्ते हमने देखे हैं दहशतगर्दी के वाक़यात, ये जो एक नई लहर हमारे सामने है, उसने अफ़गानिस्तान हुकूमत की रेट को और इनकी इंटरनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसको भी काफ़ी हद तक हमारे सामने बेनकाब करके रख दिया है। जो गुज़श्ता हफ्ते हमने धमाका देखा है हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा सवाल है कि जहाँ पर गैर मुल्की सफारत खाने हैं, करीब ही सदारती महल है और हज़ारों एकड़ पर मुहित है ये, और जिस अंदाज में सिक्योरिटी का हिसार है इसके इर्द गिर्द, वहाँ पर इसके बावजूद बारूद से भरे ट्रक का चले जाना इटसेल्फ ना सिर्फ इंटेलिजेंस मालूमात पर बल्कि इनकी सिक्योरिटी पर भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो उठाता है। दाइश ने इस जिम्मेदारी इस धमाके की कबूल की और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम हक़ाइक़ एक तरफ डालते हुए अफ़गान हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल रही है। तो क्या ये हक़ाइक़ से सरफ़े नज़र मुमकिन है? क्या अफ़गान हुकूमत इन तमाम हकीकतों को अवाम से छुपाने के लिए ये कोशिशें कर रही है? क्योंकि अवाम तो वहाँ पर उठ खड़ी हुई है। जिस अंदाज में वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, जिस अंदाज में इस कठपुतली हुकूमत को मानने से इनकार किया जा रहा है, जो अपने ही अवाम के जानो माल को की हिफाजत को यकीनी नहीं बना पा रही है, और इन मुजाहिरों में जिस अंदाज में तेज़ी और शिद्दत आती चली जा रही है वो भी हमारे सामने है। पाकिस्तान का रोज़े अव्वल से ये मौक़िफ़ रहा है कि एक मजबूत मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब तक अफ़गानिस्तान में एक जेन्युइन अवामी हुकूमत की बजाय ऐसे हुक्मरान बैठे होंगे जो इस्तेमारी इशारों पर अमल करते हों, तो यकीनी तौर पे वो अपनी नाकामियों का ज़िम्मेदार हमेशा दूसरों को ही गर्दानेंगे। हर चीज़ में, हर वाक़े में, हर हादसे में पाकिस्तान और इसकी एजेंसी ISI का हाथ तलाश करने वालों को अफ़गानिस्तान में अफ़गान जंग का जो हिस्सा रहे बरतानवी मेजर रॉबर्ट गैलीमोर, उन्होंने क्या पैगाम दिया, क्या इस हवाले से हकीकतें सामने रखी, आपको वो भी सुनवाते हैं। Developing slightly, anyone please feel free in the open questions to contradict me, is the emergence of a 21st century great game in Afghanistan. The Great Game was the name given to the sort of vicarious tussling between the British and the Russians initially, with walk-on parts by the Kaiser, Napoleon, all sorts of people, and then developed in the 1980s as a sort of, you know, in the dying embers of the Cold War, you know, a new great game here. But I see a third generation of the great game developing in Afghanistan between India and Pakistan. Now, my experience in Afghanistan, I did 3 tours
fighting with Afghan soldiers against the Taliban right down in the south. But then I did a last tour, because of being able to speak Dari, I did a final tour in Kabul, again working with the Afghan National Army, more in a training role in their academy there. And I saw two developments in this. One imagined, one I think slightly more real. The first was the West's, and because of the West, call it a government if you will, the Afghan government's view of the nefarious hand of Pakistan everywhere. The bogeyman that was Pakistan. And I say it's imagined because I did not see it. I did not see it. Time and time again, we were told to look out for the influence of even just northern Pakistani fighters, or indeed the hand of the ISI. It was never, ever there. My loyal interpreter for 2 tours, who was an expert in language, we would go out and fight every day, and the nature of the way the Taliban communicated and the nature of our communications, we could listen to them. We would listen to them talk us into the fight. They would chat. It's like a sort of game of communications chess. Not one piece of Urdu, not one Pakistani accent, not one piece of evidence for the ISI colonel who was controlling events. It just didn't exist. It was in the minds of other people. मेजर रॉबर्ट गैलीमोर ने क्या कहा कि किस अंदाज में हर अपनी नाकामी के पीछे पाकिस्तान और इसकी एजेंसी ISI का हाथ तलाश करने की कोशिश की जाती है, वो आपने सुना। अब ये कोई पहली बार नहीं है, आज फिर से वही तमाम रट एक बार फिर से हमने सुनी। अफ़गानिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि अमन कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, 25 ममालिक जो हैं इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं, लेकिन आज भी अफ़गान सदर अशरफ गनी ने तमाम तोपों का रुख पाकिस्तान की जानिब किया और ये कहा कि पाकिस्तान ने उनके मुल्क पर गैर एलानिया जंग मुसल्लत कर दी है। अब ये तमाम तर चीज़ें अगर आप ये तवातुर से देखें, ये बयानात और जो हर्जा सराई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है, जिस अंदाज में अफ़गानिस्तान के अंदर तमाम चीज़ें चल रही हैं और पाकिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम डालकर ख़ुद से बरी-ओ-ज़िम्मा होने की कोशिश कर रही है अफ़गान हुकूमत, ये एक डेस्परेशन है जो उनको शायद अवाम की तरफ से भी नज़र आ रही है, क्योंकि अवाम इस हुकूमत से तंग है और इस डेस्परेशन में न जाने अफ़गानिस्तान की हुकूमत क्या सोच रही है और क्या इक़दाम करने का इरादा रखती है। यहाँ पर ये भी बात करते चलें कि हमारे यहाँ जिस अंदाज़ में हमेशा इस सवाल उठाया जाता है कि क्यों वज़ीर ख़ारजा नहीं है, तो हमारी हुकूमत जो इस वक्त सरतापा सिर्फ़ और सिर्फ पैनमा लीक्स में डूबी हुई है, ये भी नागुज़ीर हो गया है कि अपनी गूनागू मसरूफियात में से वक्त निकाल कर मुस्तकिल बुनियादों पर वज़ीर ख़ारजा की तैनाती को यकीनी बनाए। एक ऐसा वज़ीर ख़ारजा जो सिर्फ पैनमा लीक्स पर हुकूमती दिफा के लिए सामने ना आए, जो सिर्फ गैर मुल्की दौरों के लिए सामने ना आए, बल्कि ये तमाम तर बारीकी को समझता हो और इस खित्ते के अंदर क्या पेचीदा तब्दीलियां आ रही हैं उनसे हम आहंग होकर एक मजबूत, एक मरबूत और मुतवाज़न खारजा पॉलिसी जो है वो हमारे लिए बनाना मुमकिन हो। और अवाम के लिए सिर्फ इतना ही कि हमें ये तमाम चीज़ें इस खित्ते के अंदर जिस तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, ये जो जिसको आप ग्रेट गेम का नाम दे लें या जो कोई और नाम दे लें, इसके लिए तैयार रहना है, इन पर नज़र रखनी है, क्योंकि इस वक्त अफ़गान हुकूमत जो है वो तमाम तर नाकामियों का ज़िम्मा पाकिस्तान को ठहरा रही है। और इस डेस्परेशन के अंदर आने वाले दिनों में खुदा ना करे, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं जो जानते हैं इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं, वो ये भी कहते हैं कि अफ़गान हुकूमत या उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है NDS की तरफ से पाकिस्तान में कोई ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाई करवाई जा सकती है जिससे कहीं ना कहीं वो जो नज़रें उन पर लगी हैं, उनकी नाकामियों पर लगी हैं, वो डाइवर्ट हो जाएं पाकिस्तान की तरफ। और यहाँ पर जो हमेशा से पाकिस्तान को कहा जाता है कि दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ये इल्ज़ाम लगता आया है, उसको एक बार फिर से उजागर किया जाए, इस पर वावेला किया जाए, शोर मचाया जाए और अपनी नाकामियों को छुपाया जाए। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाएंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ होगा। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज इसी अफगानिस्तान के मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ रिनाउंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट मौजूद हैं। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी शुक्रिया। और रुस्तम शाह मोमन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे सफ़ीर भी रह चुके हैं अफगानिस्तान में। रुस्तम शाह साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब अगर आपसे आगाज़ करें, माजी में भी सुनते आए, काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, और आज फिर जो अफगानिस्तान में पीस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस हमने देखी है उस पर दोबारा से पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया गया है। अशरफ गनी ने कहा है कि पाकिस्तान ने गैर एलानिया जंग मुसल्लत कर दी है, हम पे हर्जा सराई की जा रही है और भरपूर अंदाज में की जा रही है। क्यों हो रहा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये किस्सा सारा हमने खुद ही बेलगाम छोड़ा हुआ है और कभी भी हकीकतें सामने खुल के नहीं रखी, और अफ़गानियों को मौका मिलता है कि जहाँ कहीं वो कोई इस तरह का इज्तिमा होता है मुख्तलिफ़ कौमों का, वहाँ वो हर्जा सराई करते हैं। दूसरी तरफ चीज़ ये है कि ये उसके बताने की बात नहीं, ये हमें सबको पता है कि जितनी भी पहले भी टेररिज्म या जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती रही हैं वो इस तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से आती रही है। चुनांचे हमें हमेशा इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, मुफीद है, हमें भी ज़रूरी है। चुनांचे ये कहना कि पाकिस्तान वहाँ पे कुछ कर रहा है, ये मैं समझता हूँ इंतहाई गैर मुनासिब और एक झूठा इल्ज़ाम आप कह लीजिए। एक वक्त था कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हर तरह के दहशतगर्द और लोग मौजूद थे, लेकिन जब हमने ज़रबे अस्ब लॉन्च की तो उसके बाद हमने उन इलाकों से तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया, तमाम फाइटिंग कैपेबिलिटी किसी भी ग्रोह की वहाँ नहीं रही। अब अगर अफ़गानिस्तान के अपने अंदर वो ये चीज़ मानते भी हैं कि तकरीबन 50% से ज़्यादा इलाका उनके अपने कंट्रोल में नहीं है, तो जो जिन्होंने कुछ करना है वो उस 50% इलाके को क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, उसको क्या ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान आए फिर वहाँ जाए, जाके वहाँ से कुछ करे? और बाकी चीज़ें ये हैं कि अब ये कॉम्प्लेक्स सा खेल हो चुका है। वहाँ पे कोई एक मुल्क नहीं है जो वहाँ पे इंटरेस्टेड है। वहाँ पे अब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की एक दौड़ लगी हुई है, और रॉ से लेके ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसी तक और बशमूलियत रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी के, चाइनीज़ के, अमेरिका, CIA और नेटो, तो बहुत बड़ा नेटवर्क है वहाँ पे। हर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अपने कनेक्शंस तालिबान के किसी न किसी ग्रुप से मौजूद हैं, क्योंकि कोई एजेंसी ये नहीं चाहती कि वो उसमें पीछे रह जाए या उसको पता ना हो कल को कुछ होता रहे। तो इन चीज़ों की वजह से बजाय उन कम्प्लेक्सिटीज़ को समझने के, बजाय इसके कि रूट कॉज और असल चीज़ की तरफ आएँ, और वो फिर अपने अंदर इनके कोई यानी इस वक्त इत्तेहाद नहीं है इनका अपना। मैं तो अफ़गानिस्तान को इस वक्त एक आज़ाद मुल्क समझता ही नहीं। अच्छा। ये इंडिया के हथे चढ़े हुए हैं मुकम्मल तौर पे, और इन मुल्कों इनकी जो सोच है वो उस पर इस कदर वो हावी हैं कि ये अपनी तो यानी वो आप कह रहे हैं कि पॉपेट गवर्नमेंट आपको नजर आ रही है और कोई उनकी वेट नहीं है जिस तरीके से जब अभी इनका पीछे उस बेस पे अटैक हुआ जहाँ 140 इनके अपने सिपाही मारे गए, उस वक्त पता लगा इनके अपने अंदर इनसाइडर्स तालिबान जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर गए इनकी आर्मी में, इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में। ठीक है, और वो बजाय इसके कि उन मामलात को दुरुस्त करे जहां वो इल्जाम पाकिस्तान वो सारे इधर उधर। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ भी यही चीज़ के इस वक्त आपको वाकई लग रहा है कि अफगान हुकूमत की रेट नहीं रही है, काबुल तक सिर्फ महदूद होकर रह गए हैं, जिस तरह अभी जनरल साहब ने भी बात की कि 1/3 से ज़्यादा हिस्से पे तो अफगान तालिबान का कंट्रोल है, तो ये फिर अपनी नाकामियों को छुपाया जा रहा है पाकिस्तान को मूरद इल्जाम ठहरा के? इंडिया क्या कर रहा है? वो मजे से साइड में बैठा है और वो गेम देख रहा है। अफगान की पुष्पनाही कर रहा है, हमें आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर हमें अभी गौर करना चाहिए कि किस तरह अफगानिस्तान को एंगेज करके हम उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमने वो करना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ स्पॉयलर्स बेतहाशा हैं, अफगान हुकूमत के अंदर स्पॉयलर्स हैं, मुजाहिमत के अंदर स्पॉयलर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर स्पॉयलर्स हैं, वो अमेरिका एक जो है वो एक स्पॉयलर है, वहाँ पर वो नहीं चाहेगा कि वो जो है अब अमन आए। लेकिन इससे कतई नज़र हमें कोई ना कोई एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। इस वक्त हम बिल्कुल अफगानिस्तान से कट ऑफ हैं। राइट, ये बड़ा अहम नुक्ता है। मैं रुस्तम शाह साहब, ये जो भी बात हुई है कि मास्टर स्ट्रोक खेला है जनाब इंडिया ने और वो खुद गेम देख रहा है, अब आपने उसके गेम से निकलना कैसे है, अफगानिस्तान को एंगेज कैसे करना है, और फिर सबसे बढ़ के कि ये जो तमाम मामलात हैं, जो फॉरेन ऑफिस है हमारे पास, तो आप क्योंकि खुद माशाल्लाह कितने सीनियर डिप्लोमेट, आप नहीं समझते कि इस वक्त नागुज़ीर हो गए हैं हालात कि हमारे पास हो एक फॉरेन मिनिस्टर जो मुस्तकिल बुनियादों पर एक मरबूत अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी पर काम कर सके?
देखिए, मैं ख्यालात ज़रा मुख्तलिफ हैं जी। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट अफ़गान हुकूमत ख़ुद है, जो स्टेटस को की पैदावार है, उस स्टेटस को की बेनिफिशरी है। और उसके बाद अमेरिका है, जो कि रिकन्सिलिएशन के लिए कोई उनके पास फार्मूला नहीं है, और वो अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजें अभी रखना चाहता है। वो मज़ीद 5000 और फ़ौजें भेजने की कोशिश कर रहा है। बारे में पॉलिसी अब अनकरीब वाज़े हो जाएगी, और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के बड़े फास्ट डेवलपिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नज़र रखी जाए, ईरान को इंटिमिडेट किया जाए और चाइना को कंटेन किया जाए सेंट्रल एशिया के तनाजुर में, उसके पर्सपेक्टिव में। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को क्या करना है। पाकिस्तान को ये समझ नहीं आती कि वहाँ पे इंसर्जेंसी की क्या वजह है। अभी तक पाकिस्तान ये समझने में नाकाम रहा है कि इंसर्जेंसी की बुनियादी वजह क्या है। एक बात हम याद रखें कि जब तक इत्तेहादी अफवाज अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, अफ़गानिस्तान में अमन कभी भी नहीं आएगा और उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत जारी रहेगी। बाज़ लोग अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत में बैठे हुए जो वारलॉर्ड्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, वो स्टेटस को तूल देना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर रिकन्सिलिएशन होती है तो शायद उनको अफ़गानिस्तान से जाना पड़े। इसलिए वो अपने टर्फ को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो अपनी हेजेमनी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने इन्फ्लुएंस को, जो उनके वसाइल हैं, जो 15-16 साल से जो वो पैसे कमा रहे हैं, तो वो उस सिचुएशन को वो मेंटेन करना चाहते हैं, सस्टेन करना चाहते हैं। इन बातों को हमने समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो पाकिस्तान को होगा, और अफ़गानिस्तान की इंस्टेबिलिटी से सबसे ज़्यादा नुकसान भी पाकिस्तान का होगा। अब आगे हमें तुर्कमानिस्तान का जो गैस पाइपलाइन है, जो सी पैक है, जो कासा 1000 है, जो ताजिकिस्तान से बिजली आने वाली है, इन सब चीज़ों के लिए जब तक अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये सारे मंसूबे जो हैं ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान को इस बात का इदराक करना चाहिए। हर बात में हिंदुस्तान को वो करना कि हिंदुस्तान ये करे वो करे, ये मैं समझता हूँ कि दानिशमंदी नहीं है। अब हिंदुस्तान का वहाँ बड़ा असर रसूख है, लेकिन अफ़गानिस्तान की हुकूमत अपने फैसले खुद करती है, गलत फैसले करती है, लेकिन अपने फैसले वो खुद कर रही है। ये नहीं कि वो जो हिंदुस्तान उनको डिक्टेशन दे तो वही फैसले वो कर रही है। ये पाकिस्तान में एक बड़ा गलत तस्वर है, और इसी की वजह से इस गलत प्रेमिस पे फिर गलत फैसले बनते हैं, और जिनका फिर अंजाम भी गलत होता है। हमें ये समझना चाहिए कि अफ़गानिस्तान क्यों इतना हमारा जो इतना डाइवर्जेंस आ गया है परसेप्शन में, ये क्यों है, इतना फंडामेंटल डाइवर्जेंस क्यों है। हमें अफ़गानिस्तान को ये बताना चाहिए, कन्फ्रंट करना चाहिए कि अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो हमें ये बताएं कि पिछले 15 साल में कभी एक मरतबा ऐसी हुआ कि पाकिस्तान से लोग जाते हुए आपने उनको कन्फ्रंट किया, आपने उनको कैप्चर किया, आपने उनको हलाक किया, आप उनको टेलीविजन पर लाए, कभी एक मरतबा ऐसे हुआ है? हालांकि आपके पास सर्वेलेंस भी है, आपके पास इक्विपमेंट भी है, आपके पास फोर्सेस भी हैं, आपके पास चेक पोस्ट भी हैं। 15 साल ये कॉन्फ्रेंस जो बुलाई जा रही है आज, जो कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, इसका मकसद यही था कि अपना एक ऐसा नैरेटिव अफगान हुकूमत की मुसलसल नाकामियों की रोशनी में एक नैरेटिव दुनिया को पेश किया जाए, ताकि जिसमें ये बताया जा सके कि अफगान हुकूमत नाकाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत उनको नाकाम बना रही है। ये नैरेटिव बिल्कुल सही है कि अपनी नाकामियां हैं, और उनका इतराफ करने की बजाय, उनकी इस्लाह करने की बजाय पाकिस्तान पर इल्जाम सारे का सारा जो है वो डाल दिया जाए। एक ब्रेक मुझे लेनी है, और ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह रुस्तम शाह साहब ने भी बात की कि अफगान हुकूमत खुद कर रही है अच्छे या बुरे फैसले, और वो अफगान हुकूमत को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार समझते हैं क्योंकि वही स्टेटस को की बेनिफिशरी है, और ये कठपुतली हुकूमत आगे चल के क्या मामलात को मज़ीद ख़राब करेगी पाकिस्तान के साथ, जिस अंदाज में डिसएंगेज हो रही है ये हुकूमत, या पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, इसका अंजाम क्या होगा? बात करेंगे एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदी। जनरल साहब, ये जो बात हो रही थी कि ऑब्वियसली इस चीज़ का इदराक हमें है, हम हमेशा से कहते हैं कि जी पुरअमन अफगानिस्तान होगा तो पुरअमन पाकिस्तान की ज़मानत भी इसी में है। अब जिस तरह बात हुई कि एंगेज कैसे किया जाए वहाँ पर अमन के लिए, आपको याद होगा कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हमने $500 मिलियन भी ऑफर किए थे। ये कह दिया अशरफ गनी ने कि जी हमें खैरात नहीं चाहिए और पाकिस्तान जो है वो पहले दहशतगर्दी खत्म करे। तो ये आपको लगता है कि एंगेज इन हालात में, इन बयानात में कर सकते हैं? इसको कम कैसे करें शिद्दत को? इसमें किस्सा एंगेज करने का नहीं है। अगर पाकिस्तान सिर्फ अपने ऊपर से इल्ज़ाम धो दे जो ज़बरदस्ती और गलत लग रहा है, ताकि दुनिया के सामने कम से कम ये चीज़ आ जाए कि पाकिस्तान ये काम नहीं कर रहा। हम वो भी नहीं कर रहे, हमें तो सिर्फ ये करना है, क्योंकि एंगेज नहीं किया जा सकता। देखिए, पहली बात समझने की बात है, ये पाकिस्तान की बड़ी सीधी सिंपल पॉलिसी है। पाकिस्तान के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों कि जब अमेरिका यहाँ नहीं चाह रहा, जो बैठा वो वहाँ पे वो नहीं चाहता, जब भी रुस्तम शाह ने भी ये बात की, वो स्टेबिलिटी नहीं चाहते। अगर स्टेबिलिटी हो जाती, उनकी छुट्टी हो जाएगी, उनका काम ही कोई नहीं रहता वहाँ पे। वो तो अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। इसी तरह इंडिया स्टेबिलिटी नहीं चाहता। इंडिया अगर वो जगह स्टेबल हो जाए तो इंडिया भी रेलेवेंट हो जाता है, उसकी भी छुट्टी हो जाएगी। वॉर लॉर्ड्स और अफगान जो हैं, जिनकी जेबों में पैसा बेतहाशा जा रहा है, वो भी नहीं ये काम चाहते, क्योंकि अगर वो हो जाए तो वो उनको भी वो भी इररेलेवेंट हो जाते हैं। जो वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, जिनकी जेबों में पैसा डाल के तो उनसे ये फतूर पैदा किया जा रहा है। बात ये है कि पाकिस्तान ने जितनी खुलूस नीयत से सीधी सादी और सिंगल गेम खेलने की कोशिश की, वो मैं समझता हूँ उसकी और मिसाल ही नहीं। पहली बात तो ये कि हमने इसी हुकूमत को जायज़ और दुरुस्त हुकूमत समझते हुए इनको सारे एग्रीमेंट्स ऑफर किए। कभी हुआ कि हमने तालिबान से कहा कि जाके हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें आप इंटेलिजेंस शेयरिंग का? नेवर डिड इट। इनको हमने एग्रीमेंट दिया। और ये कहते हैं, रुस्तम साहब कह रहे थे कि फैसला खुद करते हैं। फैसले इनके इतना भी अपनी जात से नहीं होता, नहीं है। ये एग्रीमेंट जो था ये इन्होंने इंडिया को दिया। अच्छा। और इंडिया ने उसमें कहा कि जी इंटेलिजेंस, और एक दिन पहले दस्तखत होने से तारीख मुकर्रर यहाँ से हमारा ISI का जाने वाला था चीफ, जाके दस्तखत करने थे। वहां जाके तो बात निकली कि जी आप इसमें से सेपरेटिस्ट का निकाल दें, उनके बारे में अफगानिस्तान इंफॉर्मेशन नहीं देगा। क्यों? तो आपको नहीं लगता कि ये जी अच्छे हों या बुरे हों, पैदा नहीं होता जब तक हम खुद भी नहीं समझेंगे कि ये क्या है। हुकूमत तो हमारे लोग समझते हैं, ये हमारे अपने अंदर मेरा ख्याल है कुछ कंफ्यूजन है, हमें समझना चाहिए। आपने इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्रीमेंट दिया, मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे जो कुछ अफगानिस्तान कहता है कि जी हकानी है यहाँ पे, वो है, मैं एक मिनट के लिए सिर्फ मिसाल के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि चले हैं, अफगानिस्तान ने कहा हम सबको मार देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, कुछ नहीं रहता, तो होगा क्या? क्या अफगानिस्तान से जो कुछ हमारे खिलाफ होता है वो बंद हो जाएगा? ये चीज़ें बंद होती हैं, आप एक एग्रीमेंट के तहत आगे बढ़ते हैं। 70 दफ़ा उनको बॉर्डर मैनेजमेंट का एग्रीमेंट ऑफर हुआ है, ठीक है, वो नहीं करते। क्या तालिबान को ऑफर किया किसी ने? ये लोग खुद आज़ाद नहीं अपने फैसलों में। मैं अभी आपको बड़ी रिसेंट चीज़ बताता हूँ। इम्तियाज़ गुल जो कि यहाँ पे थिंक टैंक रन कर रहे हैं, उन्होंने अरेंज किया, वहाँ से उनके ये ट्रेड डेलीगेशन वगैरह आए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लीडर यहाँ आके एग्रीमेंट साइन करके गए, जिसमें इंडिया के साथ ट्रेड का भी वो एग्रीमेंट करके गए। दस्तखत हो गया, सब कुछ हो गया। वहां से मिनिस्टर ने ऐलान करना था, वहां जाके तो वो खत्म हो गया। तो पता चला कि जी इंडियंस ने उनको कहा है कि ये चीज हमें सूट नहीं करती, आप हमारे बॉर्डर पे आके वहां पे जो वेयर हाउसेस बना रहे हैं उनमें सामान रखें, हम तो वो नहीं चाहते। एग्रीमेंट खत्म हो गया। ये अब रिसेंट इम्तियाज गुल इसका विटनेस है। ठीक है, मैं जरा रुस्तम शाह साहब इस पे जरा मैं आपकी राय चाहूंगी कि जिस अंदाज में चलें, जनरल साहब तो कह रहे हैं कि वो थोड़ा डिसएग्री कर रहे हैं ये इस चीज़ में कि जी खुद हुकूमत, अफगान हुकूमत फैसले कर रही है, बट सर ये जो हर चीज़ के अंदर अभी हम प्रोग्राम के आगाज़ में वो क्लिप भी चला रहे थे मेजर रॉबर्ट गैलीमोर का, जो खुद अफगान जंग का हिस्सा रहे और कहते हैं कि वहाँ पर अपनी नाकामी के लिए पाकिस्तान का या ISI का हाथ तलाश करने की कोशिश की जाती है NDS की तरफ से, अफगान हुकूमत की तरफ से, जो कि वहाँ पर नहीं है, शवाहिद नहीं है इसके इंटरफेरेंस के। तो फिर सर क्या जाए? ये जो जिस अंदाज में चीज़ें चल रही हैं, जिस अंदाज में खुद अफगानिस्तान जो है इस हुकूमत के हाथ से निकलता चला जा रहा है, मुजाहिरीन के मुजाहरे उठा के देख लें, रोज़ाना शद्दोमत बढ़ती चली जा रही है, हम क्या करें? देखिए, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ हैं उनको हम ज़रा समझने की कोशिश करें। इस वक्त 12% लोग अफगान फ़ौज को छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं, डिज़र्ट कर रहे हैं। बिल्कुल 39% वहाँ पे इस वक्त कंट्रोल है तालिबान का और कुछ इलाकों पे दाइश का। 40% वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। $1.5 बिलियन उनकी रेवेन्यू है, जबकि $4.5 बिलियन
افغان پولیس اور افغان فوج پہ خرچ ہوتی ہے، باقی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ سب باہر سے آتا ہے۔ ان 2 سال پہلے 2015 میں 2.5 لاکھ افغان ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ سیریا، عراق از پوزنگ اے سیرین ریفیوجیز، یورپ جانے کی کوشش میں کئی تو سمندر میں ڈوب گئے، کئی سیریا پہنچ گئے، وہاں ان کو ایرانین ملیشیا نے وہاں پہ ریکروٹ کر لیا، اور کچھ یورپ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں ایسی صورتحال ہے کہ اس وقت ڈسپونڈنسی ہے، فرسٹریشن ہے، لوگ جو اکانومی ہے وہ پلمٹ کر رہی ہے، وہ بیٹھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو 1.5 لاکھ فوج تھی، خارجی فوج جو تھی، بیرونی فوج، تو وہ جو پیسے خرچ کرتی تھی وہ ایک بڑا ذریعہ تھا لوگوں کی آمدن کا، وہ ختم ہو گیا، اب صرف 10,000 فوج رہ گئی ہے، تو اکانومی جو ہے وہ نوز ڈائیو کر رہی ہے، تو حالات وہاں پہ بگڑ رہے ہیں، انسرجنسی زور پکڑ رہی ہے۔ داعش جو ہے وہ طالبان کے خلاف بھی برسر پیکار ہے اور حکومت کے خلاف بھی وہ لڑ رہی ہے۔ ترکستان اسلامک موومنٹ شمال میں جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ ان حالات میں اب دیکھیں کہ وہاں لوگوں کے احساسات کیا ہوں گے، اس لیے تو لوگ جلوس نکال کے اشرف غنی سے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ جو بات کہ وہاں پہ سب کچھ ہندوستان کرا رہا ہے، جنرل صاحب کے اپنے خیالات ہیں، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہاں پہ اس وقت حکومت ناکام ہے، بالکل ناکام ہو چکی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم ان کو ڈی ریکگنائز کریں جب ساری دنیا ان کو تسلیم کر چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم اس حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے مسئلے پہ بات کریں، کیونکہ ساری دنیا ان کو ریکگنائز کرتی ہے۔ کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ یا تو ہم کرتے ہیں، جی سر، جی ٹھیک ہے، میں بریگیڈیئر صاحب یہ جو اس لیے میں صاحب آپ بات مکمل کر لیں سر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کا ادراک کر کے اپنی پالیسی کو فارمولیٹ کرنا ہے کہ جو وہاں جو آبجیکٹو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو دیکھ کر، یہ جو وہاں پہ پاکستان کے خلاف لوگ بولتے ہیں، یہ 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 30-40 سال کی ایکومولیٹڈ جو اینگر ہے، جو ایکریمنی ہے، لیکن چونکہ وہ اس وقت گرے ہوئے ہیں، وہ نرغے میں ہیں، وہ وہاں مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، اس لیے وہ ان چیزوں کا اظہار کر کے بین الاقوامی برادری کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ جو ان کا ایک اسپیسیفک نیریٹو ہے پاکستان کے خلاف، وہ اس کو آج بھی ہم نے دیکھا ہے، اس کا اظہار برملا کیا گیا اس کانفرنس کے تھرو بھی۔ میں ایک بریک لے لوں سر، پھر میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتے ہیں، بریک کے بعد بات چیت کریں، ایگریمنٹس کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو بات ہوئی ہے کہ جی کیونکہ وہ اس وقت بہت ساری انسرجنسی وہاں بڑھ رہی ہے، داعش وہاں ہے، طالبان وہاں ہیں، کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اکانومی ان کی جو ہے وہ اس میں آپ زوال دیکھ سکتے ہیں، تو یہ جو ڈسپریشن ہے، یہ فرسٹریشن ہے، اس میں مزید غلط فیصلے کرتی چلی جا رہی ہے افغان حکومت۔ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بریگیڈیئر صاحب، سوال وہی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار اس وقت نظر آ رہی ہے افغان حکومت، تو اس فرسٹریٹڈ افغان حکومت کو کیا واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کر رہی ہے پاکستان کو لے کر؟ جو اعلانات ہیں، جو دھمکیاں ہیں، جو الزامات ہیں، اس پورے کویگمائر میں سے نکلنا چاہیے، ورنہ یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا۔ ابھی ہندوستان ایک گیم کھیل رہا ہے، اس گیم کا ہمارے پاس کوئی وہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی چال چلیں کہ کس طرح اس کو، تو ہم نے افغانستان کو ایک کوئڈ پرو کو دینا ہے، کوئی دینا ہے جو مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے پاس وہاں معلومات نہیں ہے، تو ہم نے افغانستان کو ایک کوئڈ پرو کو دینا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ افغان مائنڈ کو نہیں سمجھتے ہیں، اگر وہ ہندوستان کی ایسی بات سنے گا کہ وہ بیٹھ جائے گا اور وہ اشرف غنی کو کہے گا جی آپ پاکستان کے ساتھ یہ کرو، اشرف غنی یہ کرے گا، نہیں، ان کے اس وقت مفادات اکٹھے ہو گئے ہیں۔ چونکہ افغان حکومت کی یہ پرسپشن ہے کہ پاکستان چونکہ مکمل طور پہ اس کے خلاف ایک انڈیکلیئرڈ وار کہہ رہے ہیں نا، وہ انڈیکلیئرڈ وار ہے، تو اٹس اے پرسپشن کہ وہ ایک انڈیکلیئرڈ وار ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اتحادی ڈھونڈے گا، اتحاد میں اس کا ہندوستان آئے گا، لیکن وہ افغان مائنڈ کو سمجھتا نہیں ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ وہ جو افغانستان کے ساتھ سبسروینٹ ہو جائے گا۔ یہ طالبان ہمارے پہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ تھے 96 میں، کیا ہماری بات مانتے تھے؟ کوئی نہیں مانتے تھے۔ ادھر بھی بیٹھے ہوئے بھی وہ ہماری بات نہیں مانتے ہیں، وہ افغان اپنی مرضی کرتا ہے جو مرضی ہو جائے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا مفاد ہندوستان کے ساتھ مل رہا ہے، وہ ہندوستان کے ساتھ بیٹھ جائے گا، لیکن وہ کبھی بھی یہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ جائے گا اور جو ہندوستان اس کو حکم دے گا اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دے گا۔ دفتر کھول سکتے ہیں مذاکرات کے لیے۔ یہ ہمارا جارج بش، جی، اس نے
پیچھے ایک تقریر کی ہے ریسنٹلی، تو اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ میں ڈالر دے کے افغانیوں سے سارا کچھ کرا سکتا ہوں تو میں کبھی یہ جنگ مسلط نہ کرتا۔ اچھا، دکھ یہ ہے کہ افغان سوسائٹی کو پچھلے کچھ سالوں میں 20 سالوں میں کرپٹ کیا گیا ہے اور عام آدمی کی زندگی میں فرق نہیں آیا، لیکن لیڈرانس کا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ناردرن الائنس جو ہے یہ طالبان کے وقت میں بھی سروائیو کیا اس نے، کیونکہ اس کو اس وقت بھی انڈیا اور رشیا مدد کر رہے تھے۔ آج رشیا نے ہاتھ کھینچ لیا لیکن انڈیا کر رہا، اور یہ دونوں کو پتہ ہے کہ وہ ریلیونٹ ہو جائیں گے، وہ جتنا پیسہ جو کچھ بھی ریسورسز چاہیے وہ لگائیں گے صرف اس لیے کہ وہ ریلیونٹ نہ ہو جائیں وہاں پہ۔ اب بات یہ ہے کہ ملا منصور اختر کی آباد میں، ملا منصور اختر یہاں پہ لاکھوں جو مہاجرین پھر رہے ہیں ان کی طرح وہ بھی ایک پاسپورٹ لے کے، پاکستانی پاسپورٹ لے کے پھر رہے ہیں۔ آپ مہاجرین کو نکال دیں، کسی کو یہاں رہنے کا جواز ہی نہیں ہوگا۔ اور ملا منصور اختر دو مہینے لگا کے آئے ایران، اور ایران میں 2 مہینے لگانے کے بعد جیسے اس نے کراس کیا ادھر آیا تو آپ نے مار دیا، نام پاکستان کا ہو گیا۔ کسی نے پوچھا یار 2 مہینے وہاں کیا کرتا رہا؟ اب اس کھیل میں ایران بھی موجود ہے، وہ بھی تباہی کروا رہے ہیں وہاں پہ۔ قطر میں ان کا آفس پڑا ہوا ہے، قطر میں یہ سارے جاتے ہیں، امریکہ کا اتنا بڑا بیس ہے قطر میں، کیوں نہیں پکڑتے ان کو؟ اور حقانی سارے جو ہیں ان کا کاروبار یہاں دبئی میں ہے، وہاں سے فنڈ ریز کرتے ہیں، کیوں نہیں جا کے دبئی میں ان کو پکڑتے؟ بھئی آپ خطے کو نہیں سٹیبلائز کرنا چاہتے، آپ کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ پاکستان یہ کرے، پاکستان وہ، پاکستان کیسے کرے؟ پاکستان نے ہر اس قوت کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی ہے جس نے مخلصانہ طور پہ یہاں سٹیبلٹی کے لیے کوشش کی۔ امریکنز پہلے گفت و شنید کرانا چاہتے تھے، ہم امریکنوں کے ساتھ لگے رہے، امریکنوں کا پیچھا چینی بھی چھوڑ گئے، ان کو پتہ لگا کہ یہ نہیں اب کرنا چاہتے۔ اب رشیا شامل ہوا، ہم رشیا کے ساتھ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے جس طرح آپ نے خود کہا کہ جی ایران میں تھا، وہاں پہ نہیں پکڑا، وہاں کچھ نہیں کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے سارے لیڈر جو ہیں وہ جا کے، لیکن صرف اور صرف پاکستان پہ ساری بجلی رشیا رہ کے آتے ہیں، چائنا رہ کے آتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ہر کسی سے جا کے رشیا ان کو فنڈنگ دے رہا ہے، ویپنز دے رہا ہے۔ کیوں نہیں افغانی ان کے منہ لگتے؟ کیوں نہیں پوچھتے ان سے؟ پاکستان کو ایک آپ نے بنائے ہوئے بیشنگ بیگ اس وجہ سے کہ آپ کو پیچھے انڈیا وغیرہ یہ پریشرز کریں کہ ان کو، اچھا آپ مجھے دیکھیں کہ اگر ہم یہاں سے کسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے، امریکن آپ کو بخش دے؟ یہ ریفیوجیوں میں چھپے کئی لوگ ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کن حالات میں اس وقت جی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، برگیڈیئر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں رستم شاہ صاحب کی طرف جاؤں گی آخر میں۔ بات چیت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سٹیٹس کو سے خوش ہیں نا، we don't want to move forward. نہیں یہ let the status quo then pursue. آپ سٹیٹس کو سے خوش ہیں کیونکہ ہم جدھر بھی کوئی کوشش کرتے ہیں، نہیں امریکہ یہ کر رہا ہے، آپ ادھر سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اسرائیل یہ کر رہا ہے، آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر آپ اس سے نکلیں گے، آپ نے جو کہا کہ what should we be doing؟ ساتھ آپ تجویز دیں کیسے نکلیں؟ میں تجویز دیتا ہوں آپ کو، آپ بتائیں کیسے کریں۔ اس کو ڈینائی کرنا کہ ان کے یہاں پر لوگ نہیں ہیں، ڈینائی ہم کر رہے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مان لیا۔ آپ افغانستان میں وائلنس نیچے لے کے آئیں، کیسے؟ ایک یہی تو چیز ہے، یہ بتائیں نا۔ پرابلم ہے نا کہ ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ چلنا نہیں چاہتے ہیں، آپ سٹیٹس کو سے خوش ہیں، تو بس سٹیٹس کو چلنے دیں۔ اچھا میں رستم شاہ صاحب سے بھی اگر اجازت دے تو، کیونکہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں، رستم شاہ صاحب کا لاسٹ کامنٹ۔ سر آپ کی تجویز کیا ہے اس پہ جو سٹیٹس کو کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے اگر طالبان رہنما یہاں پہ موجود ہیں یا ان کی فیملیز یہاں پہ موجود ہیں تو پاکستان کو تو اس کو لیوریج کرنا چاہیے، امن کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر یہ سب کے سب لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، افغانستان چلے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، کوئٹہ سے بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، شورا کے لوگ چلے گئے ہیں، چند رہ گئے ہیں، اگر یہ بھی چلے جائیں تو پھر پاکستان کے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ پاکستان پھر امن کے راستے میں جو کوشش وہ جن کو وہ کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہیے، آیا وہ انڈیورز وہ کر سکے گا؟ کیونکہ سب لوگ وہاں پہ گئے ہیں اور وہ لوگ سب پاکستان، وہاں سے دہشت گردی بند ہو جائے گی؟ یہ آپ اس پہ بھی ڈیولپ کریں۔ میں نے تو کہا کہ ہم سب کو گیس چیمبر میں ڈال کے مار دیتے ہیں اگر کوئی ہے یہاں پہ، تو کیا افغانستان سے دہشت گردی جو آتی ہے وہ بند ہو جائے گی؟ یہ ساری چیزیں دیکھیے دہشت گردی کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم بات دیکھیے لیکن فضل اللہ بیٹھا رہے، آپ کے وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتا رہے۔ بات چیت کرنے سے ہی نکلے گا، آپ کو انگیج کرنا پڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے، نہیں کریں گے تو پھر ریکنسیلیشن کی بات، پھر خوش ہے نا۔ دیکھیے ہم ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، نہیں ابھی بھی دیکھو جب وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے کر دیے تو ختم کر دیں، نہیں ختم نہیں، ابھی بھی جب بات ہوئی ہے۔ I have to wind up unfortunately، میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب کا، بریگیڈیئر سعد صاحب کا، جنرل امجد شعیب صاحب کا۔ That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔